सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से पाठ संधि पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, कल की कक्षा में हमने पाठ संधि में ये समझा था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों में जो प्रथम भेद है स्वर संधि, उसके कितने भेद होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं एवं यण संधि गुण संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पहले थोड़ा सा कल की कक्षा के विषय में भी पढ़ाते चलें आपको कि संधि किसे कहते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आया कि संधि किसे कहते हैं। जब भाषा के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत, जब हम दो अलग अलग शब्दों को आपस में उनका मेल करते हैं, ठीक है, जब हम मेल करेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे। और जुड़ने में कौन सहायक होगा, कौन शब्द जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए, पूरा शब्द एक दूसरे शब्द में बिल्कुल मर्ज तो नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो प्रथम वर्ण का अंतिम शब्द है और पूर्व जो प्रथम वर्ण है उसका अंतिम अंतिम वर्ण और पूर्व शब्द जो उसके बाद वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसे ही संधि कहा जाता है। उनके मिलने से एक बदलाव होता है और उसी बदलाव को संधि कहा जाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, जब जो मात्राएं होती हैं भाषा में जितनी भी, उन भाषाओं मात्राओं का जब अपनी ही मात्राओं के साथ मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, जब स्वरों का व्यंजनों का स्वरों के साथ और व्यंजनों का व्यंजनों के साथ मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार जब विसर्गों का व्यंजनों के साथ और विसर्गों का स्वरों के साथ आपस में मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए पहले हम स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली दीर्घ संधि को समझ लेते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि तथा वृद्धि संधि। तो इन पांचों संधियों को हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। मैंने पिछली कक्षा में दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ा दी थी, पर फिर भी इस वीडियो में मैं उसको लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब है छोटा, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, यानी कि छोटा अ या बड़ा अ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों को ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व कहते हैं छोटे को और दीर्घ कहते हैं बड़े को। इन दोनों स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, कौन कौन से, अ ई उ, मतलब इधर ये चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए और उधर चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, तो दोनों के स्थान पर वही स्वर दीर्घ हो जाता है। वही स्वर दीर्घ का मतलब वही स्वर दोनों के स्थान पर, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, दोनों के स्थान पर, दोनों हट जाएंगे और उनके स्थान पर एक ही रहेगा और वो भी दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ का मतलब अगर छोटा अ है तो वह बड़ा अ बन जाएगा, अगर बड़ा अ है तो वह दो, अगर बड़े अ हैं तो एक बड़ा अ हट जाएगा और एक ही वहां पर रहेगा। कहने का मतलब है दोनों के स्थान पर दीर्घ ही होगा। उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर अ और अ दिया हुआ है, तो समय धन अभाव मतलब प्लस अभाव। तो समय के, ये समय शब्द के अंत में जो य है, य के अंदर एक अ मौजूद है, ठीक है, क्योंकि जो भी व्यंजन है वे बिना बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। तो इस य के अंदर एक अ होता है, ठीक है। उसके आगे शब्द आया अभाव, अभाव का अ। अब यहाँ पर दो छोटे अ हैं, आपस में मिलकर एक बड़ा अ बन जाते हैं और फिर रूप आता है समया भाव। आ की मात्रा आ गई य के बाद, तो वही यह परिवर्तन है, इसे ही संधि कहते हैं। इसी प्रकार ई जब आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे रवि धन इंद्र, यहाँ पे रवि के अंत में ई है, रवि पर जो ई की मात्रा है वह अंत में आएगी ई, और आगे उसके आगे इंद्र का ई है, तो दोनों मिलकर एक बड़ी ई बना देंगे। तो शब्द बनेगा रवि धन इंद्र रविंद्र, ठीक है, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार बड़ी ई आएगी चाहे छोटी ई आएगी, दोनों परिस्थितियों में बड़ी ई ही होगी। इसी प्रकार ऊ के लिए, जैसे भानु धन उदय, भानु के अंत के ऊ में ऊ के बाद दूसरा ऊ आया है, तो दोनों के स्थान पर एक बड़ा ऊ हो जाएगा और शब्द बनेगा भानुदय। चलिए, ये हो गई दीर्घ संधि। इसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि में क्या है कि पहले प्रथम में अगर अ या आ हो, ठीक है, और उस या उसके बाद ई और ई मतलब बड़ी ई
या छोटी ई, दोनों में से कोई भी होने पर दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी। उसी तरह ही अगर अ और आ के बाद उ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो उनके स्थान पर ओ हो जाएगा, और री के स्थान पर अर गुण हो जाता है, अर हो जाता है, मतलब इसे ही गुण संधि कहते हैं। यह गुण संधि का नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका इम्प्लीमेंट देखते हैं। जैसे शब्द है परम धन ईश्वर, परम के अंत में जो म है, उस म के अंत में एक अ है। ठीक है, उस अ के बाद, जैसा कि नियम में कहा गया है अ या आ के बाद, तो यहाँ पर अ है, अ के बाद ई आने पर उसके स्थान पर, दोनों के स्थान पर ए की मात्रा हो जाएगी। तो शब्द जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा परम ईश्वर को हो जाएगा परमेश्वर। अ और ई को ए की मात्रा हो जाएगी, और वो ई ए की मात्रा म के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि म के स्थान पर स्वर गायब हो चुका है जो अ था उसमें, तो इसलिए ही वह ई के रूप में ऊपर स्थापित हो जाएगा। तो इसी प्रकार उदाहरण देखिए, यह ई का उदाहरण था। आगे का उदाहरण देखते हैं गुण संधि का। चलिए, अब हमने बताया था कि अ के बाद ई आने पर उसको ए हो जाएगा, और इसी प्रकार अ के बाद उ आने पर उसको ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण से, हित धन उपदेश, हित के अंत में जो त है, त के अंत में जो अ है, त में मौजूद जो अ है, उसके आगे उ आया, तो अ और उ को मिलाकर शब्द जो हमने मात्रा जो संधि करके परिवर्तन हुआ, वह ओ की मात्रा हुई, तो शब्द बनेगा हित धन उपदेश हितोपदेश। अ और उ को ओ आदेश हो जाएगा। इसी तरह पर धन उपकार परोपकार, वीर धन उचित वीरोचित, लोक धन उक्ति लोकोक्ति। इसी प्रकार समुद्र धन ऊर्मी समुद्रोर्मी, महाधन उत्तर महोत्तर, महाधन ऊर्जा महोजा। चलिए, अब अ के बाद री की मात्रा आएगी तो क्या होगा, तो वहां पर अर गुण अर हो जाएगा, अ और र। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हैं कि सप्त धन ऋषि शब्द था, त के अंत में सप्त शब्द के त के अंत में जो अ है, उसे आगे आ गया री, तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। अब देखिए, जब त के अंत से त से अ हट गया तो वह स्थान खाली हो गया, मतलब त अब जो है वो हलंत हो गया। ठीक है, तो अब जो अर से हमें हमारे पास अ मौजूद है, वह त में मिल गया, वापिस से त पूरा हो गया। अब जो ऋषि है, र बचा हमारे पास, री तो हट गया, री की मात्रा हट गई, परंतु ये जो र है यह हलंत है, इसमें अ मौजूद नहीं है, इसलिए हलंत होने के कारण श के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा सप्तऋषि। इसी प्रकार महाधन ऋषि महर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि, और राजा धन ऋषि राजर्षि। अब आया अगला वृद्धि संधि। स्वर संधि में तीसरा शब्द है वृद्धि संधि का। वृद्धि शब्द का मतलब ही होता है बढ़ना। कहते हैं ना कि बहुत वृद्धि हो गई है हमारे धन में, तो वृद्धि शब्द का अर्थ होता है बढ़ना। तो इसका नियम क्या है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो। यह भी वही बात कहता है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, तो दूसरे शब्द के आरंभ में ए या औ आए, मतलब ए की मात्रा बड़ी या छोटी आए, और या तो बड़ी और छोटी औ की मात्रा आए, तो दोनों के स्थान पर मतलब बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ए को आई वृद्धि हो जाएगी, और ए ओ को अवृद्धि हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे सदा धन एव शब्द है, दा के अंत में जो आ है और आगे आया ए, और उस ए को अब बड़ी मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द बनेगा सदा धन एव सदैव। इसी प्रकार मत धन ऐक्य मतैक्य। इसी प्रकार महाधन ऐश्वर्य महेश्वर, ए को आई ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया अ के बाद ओ। उसका उदाहरण देखिए, परम धन ओज, म के अंत में जो अ है, आगे ओ आया, तो उसको औ की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा परमोज। इसी प्रकार महाओज महोज, वन औषधि वनौषध, महाधन औदार्य महोदार्य, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, जल धन औषधि जलौषधि, परम धन औषध परमौषध, और इसी प्रकार महाधन औषध महौषध। देखिए उसके बाद आती है यण संधि, चौथी संधि हमारी। यण संधि में क्या होगा कि यदि पहले शब्द के अंत में, अब वो आ वाला हट गया, इन तीन में तो पहले शब्द के अंत में अ या आ रहा था, अब क्या है कि पहले शब्द के अंत में ई, बड़ी ई या छोटी ई, बड़ा ऊ या छोटा ऊ, री या री, और दूसरे शब्दों के आरंभ में अन्य कोई स्वर हो, मतलब अब उस तरफ कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर, ई के स्थान पर य,
उ के स्थान पर व, री के स्थान पे र हो जाएगा। इसे ही ऋण संधि कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे अति धन अधिक था, तो पहले में हम क्या कर रहे थे कि हम इस तरफ देख रहे थे, प्रथम शब्द में देख रहे थे कि उसके अंत में अ या आ आए, परंतु इसमें क्या है कि इसमें हम पहले शब्द में यह देख रहे हैं कि इनके स्थान पर ई, उ या री आए, उसके आगे आए स्वर अ। ठीक है, तो अति कोई सा भी स्वर आए, अति धन अधिक, तो शब्द हमने क्या कहा था, ई के स्थान पर हो जाएगा यह। तो जो यहाँ पर अति में ई की मात्रा है उसके स्थान पर यह हो गया, और जो ता था वो ई की मात्रा के यह में बदलने के बाद आधा हो गया, तो इसलिए शब्द बनेगा अति अधिक अत्यधिक। इसी प्रकार नदी अर्पण नद्यर्पण, न ई को य हो गया और द इसमें हलंत है तो वह द हलंत ही रहेगा, क्योंकि ई उससे निकल गया है, जो स्वर था द में वो उससे निकल गया है, तो इसलिए वह हलंत हो गया है। इसी प्रकार नदी धन आगमन नद्यागमन, अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, अति धन अंत अत्यंत, और अधि धन एता अध्येता। इसी प्रकार उ है, उ को व आदेश हो जाएगा, व स्वर व संधि रूप हो जाएगा उसका। जैसे अनुधन अय, और उ है, उ के बाद अ आया तो उ को व हो जाएगा अन्वय, अनुधन इत अन्वित। इसी प्रकार सुधन इच्छा स्वेच्छा, और सुधन आगत स्वागत। री के लिए देखिए, री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। री यहाँ मातृ धन आनंद शब्द था, तो मातृ के अंत में जो री है, री की मात्रा है, उसके बाद आ आया, तो री के स्थान पे र आदेश हो जाएगा। और आपको पता ही है बच्चों की त्र यहाँ पर आया है त और र के मिलने से, क्योंकि री की मात्रा निकलने पर त भी हलंत हो गया था। तो इस प्रकार दो हलंत त और र मिलते हैं तो शब्द बनता है त्र, और इसीलिए मातृ आनंद बना मात्रानंद। ठीक है, इसी प्रकार पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा शब्द बन गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आई अयादि संधि। अयादि संधि ध्यान से देखिएगा, यदि पहले शब्द के अंत में ए, आई अथवा ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर आए, तो क्या होगा कि ए को अय हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा, और अव को आव आदेश हो जाता है। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, ए के बाद अ आने पर अय हो जाएगा, ए के बाद अ आने पर आय हो जाएगा, ए के बाद ई आने पर आई हो जाएगा, और ओ आने पर अव हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, ने धन अन। ठीक है, तो यहां पर क्या था, हमने उदाहरण में बताया था कि ए के बाद अगर यदि क्या आए, ए के बाद यदि अ आए, मतलब पहले शब्द में यदि ए हो, क्योंकि ने के अंत में ए है, ठीक है, और दूसरे के आरंभ में स्वर है, अ है स्वर, तो इन दोनों के स्थान पर, ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, अ और य। जब न की मात्रा हटी, न के ऊपर से ए की मात्रा हट गई, क्योंकि दोनों के स्थान पर होगा, तो शब्द आया अ और य। न के स्थान से हट गई, केवल न बचा, और इसके आगे अ न में जुड़ गया और बचा य, तो शब्द बना न य न, नयन। अ हट गया, अ न में मिल गया। उसकी उसी प्रकार न धन अक, यहाँ पर ऐ की मात्रा आई तो ऐ में आय हो जाएगा, तो शब्द बनेगा नायक। इसी प्रकार ई के साथ हुआ, ऐ की मात्रा आई और उसके बाद ई आया, तो शब्द बनेगा ई बन जाएगा, तो शब्द बनेगा इकाक से गा ई का। ठीक है, य ई की मात्रा य के ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार भोदन अन भवन, ठीक है, अब आदेश हो जाएगा, क्योंकि ओ आया यहाँ पे भ के, तो भ ओ जब भ के ऊपर ओ आएगा तो ओ को अब आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा भवन। इसी प्रकार औ आने पर आव आदेश होगा और भोदन अन भावन, नौधन इक नाविक, भोदन उक भावुक। ये सभी मात्राओं के ऊपर आधारित है बच्चों, इसे अब अवश्य से लिखकर समझने का प्रयास करेंगे। ए के स्थान पर अया आदेश, ओ के स्थान पर ओ के स्थान पर अवादेश, ऐ के स्थान पर आय आदेश। आदेश का मतलब है रूप हो जाएगा, वह आदेश के अनुसार वहाँ आ जाएगा, और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पांचों संधियाँ मैंने आपको समझा चुका हूँ, यही स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। पाठ यहीं तक होगा आपका। पाठ का पुस्तिका कार्य अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।